हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी क्लास रहने वाली है बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए फिजिक्स क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा हो सकता है उन क्वेश्चनों की टोटल हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन 20 होने का मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट भी 20 ही रहेंगे। कंसेप्ट उसमें जितने भी ज्यादा डिफाइन हो सकेंगे उतने ज्यादा आपको डिफाइन होकर के मिलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हमेशा हमें जो इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की वो कैसी मिल रही है, वो इरेक्ट मिल रही है और डिमिनिश्ड मिल रही है। मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट को हमने रखा, किसी पोजीशन पे रखा, चाहे इंफिनिटी पे, चाहे मिरर के पास में, चाहे उससे थोड़ा सा दूर, हमेशा आपको जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट है तो उसका मतलब साथ में वर्चुअल भी होगा और डिमिनिश भी है यानी कि छोटी भी है। तो कौन सा मिरर है जो इस तरीके की इमेज बना सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि एक ही मिरर है जो आपको वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड इमेज दे सकता है और वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, हाँ कॉन्वेक्स मिरर ही है। मिरर है इसलिए कॉन्वेक्स है, लेंस होता तो कॉनकेव लेंस होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे आपसे बोला गया है ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें आपने एक डायग्राम बना दो या दो बना दो, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स है तो केस ही दो बनते हैं, या तो इंफिनिटी के लिए या फिर इंफिनिटी और पोल के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। क्योंकि इसके फोकस याद रखना, कॉन्वेक्स का फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों वर्चुअल हैं। आप वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करा सकते। अगर प्लेस करा दिया तो उसकी जो इमेज है उसे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप फिगर बनाता हूं मैं, फिर थोड़ा समझना इस चीज को। ये आपका है कॉन्वेक्स, ये हो गया इसके लिए पोल। इधर लाई करेगा फोकस और इधर ही लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई ये तो पॉलिश सरफेस है ना, तो पॉलिश सरफेस के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज तो मिलने से रही। क्योंकि इमेज कब मिलती है? जब आप उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखोगे, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस तरफ है और यहां पर ना इसका सेंटर है और ना ही इसका फोकस है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कर्व जो ले रहा है वो इस साइड ही तो ले रहा है, तो इसका सेंटर जब इस साइड आएगा तो फोकस भी इसका इसी साइड आएगा। दोनों के दोनों आपके जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों के दोनों आपके वर्चुअल हैं और दोनों के दोनों डिस्टेंस आपके पॉजिटिव भी होते हैं। ये भी याद रख लेना कॉन्वेक्स मिरर के टर्म में, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसे हैं आपके? पॉजिटिव। अब यहां पर मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस करा दिया। अब क्या होगा? जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या होती है कि इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। मतलब इस केस में क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी वो क्या हो जाएगी? वो इससे टकरा करके डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर क्या होगा? कहां से आई है? कि फोकस से आई है। पहली रे ऑफ लाइट हो गई। दूसरी को हम ले जाते हैं पोल से, तो जो पोल पे जाती है वो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अपीयर क्या होगा? कि कहीं से तो आई होगी। तो जहां पर आपकी ये दोनों अपरेंट रे एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या मिलती है? आपको इमेज मिल जाती है। तो इस केस में ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गई? आपकी इमेज हो गई। और इमेज का साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटा है। साथ में इमेज कहां मिल रही है आपको? बिहाइंड द मिरर। और जब भी आपको बिहाइंड द मिरर मिलेगी उस कंडीशन में क्या होगा? जो आपको इमेज मिल रही है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। डिमिनिश है ही, साइज आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये सपोर्ट में हो गया इसके लिए एक रे डायग्राम। बात समझ में आ गई होगी। कौन सा मिरर हो गया आपका? कॉन्वेक्स। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछे कि एक मिरर से इमेज बन रही है, वो वर्चुअल इरेक्ट तो है लेकिन साथ में मैग्नीफाइड है। अगर मैग्नीफाइड वर्ड जुड़ गया वर्चुअल इरेक्ट के साथ में और मिरर की ही बात कर रहा है, तब वो आपका मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर स्पेशल केस में, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उस केस में वो एक रियल इमेज ना बना करके वर्चुअल इमेज बना देता है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी होती है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज होती है। समझ में आ गई होगी ये बात भी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर एज शोन। रीड्रॉ द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट। ये एक रे ऑफ लाइट आई है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। मिरर जो लिया हुआ है वो आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर।
तो जैसा भी आपको रे डायग्राम बना के दिखाया था वैसा ही क्या होगा, इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अपीयर क्या हुआ है, कहां से आई है भाई, फोकस से आई है। अब इसमें बोल रहा है साथ में, इतनी बात हो गई, रीड्रॉ डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि इसमें केवल हमें क्या बताना है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, तो वो ऐसे चली जाएगी, अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से आई है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है इसमें, जरा उसे भी देखना। ठीक है, दूसरी चीज जो पूछ रहा है, अब जरा उसे भी देखो। ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है कुछ ऐसे जा रही है और अपीयर ये हो रहा है कि ये यहां से आई है। ठीक है, अब इसमें आपसे बोल रहा है कि इसमें आपको मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए एक रे ऑफ लाइट को आप लेके आओगे जो सीधे कहां जा रही होगी, सेंटर के लिए। कहां जा रही होगी, सेंटर के लिए। ठीक है, सेंटर के लिए जा रही होगी, इसको डॉटेड लेके जाएंगे। अब जो रे ऑफ लाइट आपने सेंटर के लिए डाली थी, क्योंकि वो सेम पाथ से लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, क्योंकि ये सरफेस से नॉर्मल बनाती है। जो रे ऑफ लाइट सेंटर की तरफ जाती है वो हमेशा क्या बनाती है, नॉर्मल बनाती है टू द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस या सॉरी मिरर। तो इस केस में ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल आई, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका एंगल आर। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट के साथ बनेगा वो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हो गया आपका रिफ्लेक्टर के साथ में हो गया आपका एंगल आर। और जो रे ऑफ लाइट आपकी ये सेंटर से आई थी ये क्या बना रही है आपकी, नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एंगल आई और एंगल आर किससे लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। तो ये किससे बन जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। तो सोलर फर्नेसेस में हम किस टाइप का मिरर यूज करते हैं, पहली बात तो ये पूछी गई है। तो देखो, सोलर फर्नेस का मतलब वो हो गया वो भट्टियां जिनमें हम यूज किसका कर रहे हैं, जिसमें हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सनलाइट की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें हाई टेम्परेचर अचीव कराना है। तो सनलाइट की हेल्प से अगर हमें हाई टेम्परेचर अचीव कराना है तो किस टाइप का मिरर यूज कर सकते हैं, तो सीधा सा आंसर है वो मिरर यूज करेंगे जिस मिरर की क्वालिटी क्या होगी, वो कन्वर्ज कर दे। क्या होगी, कन्वर्जिंग जिसकी प्रॉपर्टी होगी हम उसे यूज कर लेंगे। तो मिरर हो गया आपका कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, मान लिया ये आपके पास है कॉनकेव मिरर, इस पे सनलाइट आ रही है। ठीक है, इस पे आपने सनलाइट डाली और वो क्या होगी, एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के ये बहुत सारी जो रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो गई, तो ये वाला जो पार्ट है ये इल्यूमिनेट हो गया, काफी ज्यादा इस पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है जिस जगह पर ये सारी फोकस हो गई है, यहां का जो टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू अनदर पार्ट ऑफ द, चाहे आपको मिरर की बात कर लो या किसी भी लोकेशन की बात कर लो, इसका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो इसमें यही बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय डिवाइस। तो कैसे अचीव करेंगे, बाय फोकसिंग ऑल द लाइट रेज एट अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर और सारी की सारी रे ऑफ लाइट जो उस मिरर से टकराई हैं उसे जब आप एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा दोगे तो उस एक पॉइंट जिस पर भी सारी की सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुई हैं वहां पर आपको हाई टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यह था इसका आंसर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर। और जब सबको एक पॉइंट पर मिला दिया जाएगा जो कि एक कॉनकेव मिरर की खासियत भी है, तो आपको जो लोकेशन मिलेगी जहां पर ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुई हैं वो लोकेशन का टेम्परेचर क्या होगा, एज कंपेयर टू अदर पार्ट हाई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो अब।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी एंड सी डी, टू स्फेरिकल मिरर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ अ hollow spherical ball with its center at O as shown in the diagram. If arc AB is equal to half of the arc CD, what is the ratio of their focal lengths? क्या पूछा गया इसमें? फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। साथ में क्या बोला है? स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एंड वाई। तो अभी तो यहां पर ये बात करते हैं, एक आपको आर्क दे रखा है ए बी, एक दे रखा है सी डी, जिसमें जो ए बी आर्क है वो सी डी से क्या है? हाफ है। तो यहां पर ये पूछ रहा है क्या रेशियो होगा दोनों की फोकल लेंथ का। तो जरा एक छोटी सी बात सोचना, अगर ये पूरा एक स्फेयर है, ठीक है, ये पूरा एक स्फेयर है और स्फेयर का पार्ट जो हमारा बनता है, ठीक है, स्फेयर का जो हमारा पार्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? स्फेयर को मैंने यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दिया, तो यहां से लेकर यहां तक जोड़ूंगा उसे क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर बोलेंगे। सेम कंडीशन इसके लिए भी तो होगी, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दो, ये भी क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसको बोलते हैं? हम उस डिस्टेंस को बोलते हैं जिस डिस्टेंस में सेंटर से लेकर के और उस पार्ट का, यानी कि जो भी आपने मिरर लिया है उस पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आपकी ओ लोकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों के दोनों जब एक ही स्फेरिकल मिरर का या एक स्फेयर का ही पार्ट है, तो क्या उन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे? नहीं होंगे। बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ ए बी एंड सी डी आर सेम। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हमारा सेम है, ठीक है। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रीजन क्या है? बिकॉज बोथ आर कट फ्रॉम सेम स्फेयर। दोनों को सेम स्फीयर में से काटा है, इसलिए दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हमारे सेम है। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो हमें यह मालूम है कि F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? R/2। तो अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी R है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R है, तो सीधी सी बात है कि अगर ये मेरा R1 था, उधर वाला मेरा क्या था? R2 था, और R1 मेरा क्या है? R2 के बराबर है। तो F1 की बात करूं या फिर मैं F2 की बात करूं, दोनों के दोनों भी मेरे क्या होंगे? दोनों के दोनों भी मेरे सेम हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम कि F1 क्या है हमारा? F2 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है, रेशियो की बात करूं या सीधा बोलूं, दोनों मेरे कैसे होंगे? सेम होंगे। रेशियो निकालना है तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:1 रेशियो हो जाएगा, मतलब दोनों की फोकल लेंथ कैसी है? सेम है। अब यहां पर यह भी पूछ रहा है कि कौन सा मिरर है ए बी और सी डी में से जो हमेशा आपको इमेज देगा वर्चुअल, और क्यों देगा? वाई भी पूछा गया है। तो सीधी सी बात है कि वर्चुअल इमेज देने वाला एक ही मिरर है आपका। कौन सा है जो हमेशा वर्चुअल इमेज दे? देखो इस वाले केस में वैसे तो दो हैं आपके, प्लेन भी है और कॉन्वेक्स भी है, लेकिन स्फेरिकल में आपका एक ही है जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है आपका? ए बी। कौन सा है? तो इस वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ए बी। क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों है? क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Mark on it the angle of incidence and angle of रिफ्लेक्शन। पहले वाले केस में जो हमने देखा था उसमें पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट, लेकिन इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो रे ऑफ लाइट आपकी कैसे आ रही है? वो रे ऑफ लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आ रही है, सॉरी फोकस के लिए आ रही है, प्रिंसिपल फोकस के लिए आ रही है। तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के लिए आती है, एक कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर होती है, तो वो क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के।
ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका रे डायग्राम। आगे क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें मार्क करना आपको फिर से वही, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो यहां पर अगर यहां से हम एक इमेजिनरी को ड्रॉ कर दें, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आती है वो सेम पाथ से लौटती है क्योंकि वो एक नॉर्मल बनाती है। तो अब इस कंडीशन में, क्योंकि ये वाली हमारी इंसिडेंट रे थी, तो ये एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाली जो है ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आर। यानी कि उस वाले क्वेश्चन का ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कोई भी? क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है आपसे, लिस्ट 2 पॉसिबल वेज इन विच अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड इमेज of an object placed in front of it. State the difference if any between these two images. यानी कोई भी आपको दो कंडीशन बतानी है, जिन दो कंडीशन में जो आपको इमेज मिले वो इमेज कैसी मिल जाए, मैग्निफाइड मिल जाए। साथ में ये बोल रहा है कि जो दो मैग्निफाइड इमेज मिल रही हैं उनमें क्या कोई डिफरेंस होगा, डिफरेंस है तो वो डिफरेंस भी बताना है। तो यहां पर आपको टोटल 6 केस याद रहने चाहिए अपने माइंड में। वो 6 केस क्या आते हैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पहला केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे। जब इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज मिलती है आपको फोकस पे, जो कि कैसी होती है आपकी, हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, जब आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो 2f के, सॉरी c के पीछे, यानी कि बियॉन्ड c, उस कंडीशन में जो इमेज मिलती है वो आपको मिलती है बिटवीन c एंड f। यहां भी जो इमेज मिलती है वो डिमिनिश्ड ही होती है, यानी कि छोटी होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में रियल इन्वर्टेड होती है। तो छोटे वाले केस हैं अभी दोनों, ये हमारे काम के नहीं है। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस केस में इमेज हमें कहां मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है, और सेम साइज की मिलती है, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड भी मिलती है। तो यहां भी अभी सेम साइज है, मैग्नीफाइड तो नहीं मिली है, तो ये केस भी हमारा काम का नहीं है। बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको भी एक बार याद हो जाए। अगला केस हमारा क्या था, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन सी एंड एफ। तो जब सी एंड एफ के बीच में रखते हैं उस केस में जो इमेज मिलती है हमें वो बियॉन्ड सी मिलती है और मैग्निफाइड मिलती है। कैसी मिलती है, मैग्निफाइड। यानी ये वाला केस हमारा क्या हो गया, काम का हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पहली कंडीशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, the image formed beyond C is magnified. कैसी मिलती है, मैग्निफाइड मिलती है, और कैसी मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पहली बात हो गई। अब अगली बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ले आए फोकस पर। तो जब फोकस पे लाते हैं उस केस में इमेज कहां मिलती है हमें, इन्फिनिटी पे, और कैसी मिलती है, हाईली मैग्नीफाइड। तो यही मैग्नीफाइड वाला केस है। लास्ट केस हमारा क्या था, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करा दिया। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इमेज जो मिलती है हमें मैग्नीफाइड तो मिलती है, लेकिन इस केस में हमें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल जाती है। अब क्योंकि फोकस पर रखने पे इन्फिनिटी में मिल रही थी, यानी कि हमें नहीं पता कि इमेज हमें कहां मिलेगी, लेकिन इस वाले केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तब हमें मालूम है कि इमेज हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, मैग्नीफाइड ही मिल रही है। तो हम इस केस को यहां पर कंसीडर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा सेकंड वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F, the image formed is virtual and erect and magnified। यानी दोनों केस हो गए हमारे मैग्नीफाइड वाले। अब क्या पूछ रहा है यहां पर, डिफरेंस बताना है दोनों में कुछ है तो डिफरेंस यही दिख रहा होगा आपको, यहां पर रियल इन्वर्टेड मिलती है और यहां पर आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलती है। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। साथ में ये वाली जो इमेज मिल रही है ये इन फ्रंट ऑफ मिरर मिलती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर,
और ये कहां मिलती है आपको? बैक ऑफ द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे मिलती है इस केस में। ये इसका डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके 7। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मिरर? जो अभी बताया वो अब यहां पर आपको करना है। यानी कॉनकेव मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है आपको? वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है। तो यहां पर मैं रे डायग्राम बना दे रहा हूं, बाकी आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका पोल, यहां मान लिया है फोकस, यहां मान लिया है सेंटर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट को हम लेके जा रहे हैं पोल से, तो जो पोल से जाएगी वो बराबर एंगल बना के निकल जाएगी। हमने मान लिया यहां कहीं से आई होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लेके जा रहे हैं सेंटर से, तो जो सेंटर से जाती है वो सेम पाथ से लौट जाती है। लगेगा क्या कहीं पीछे से आ रही होगी? तो जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मिल जाएंगी वहीं पर आपको क्या मिलेगी? वहीं पर आपको इमेज मिल जाएगी। ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है, कैसी मिल रही है आपको? वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है। कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन दे। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फर्स्ट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। कहां से पास करा रहे हैं? फर्स्ट वाले पार्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये मान लिया सेंटर है। तो सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो सेम पाथ से ही लौट के आ जाती है, यानी कि अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। क्यों रिट्रेस करती है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो मिरर के सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी नॉर्मल फॉर्म करती है। और नॉर्मल के लिए जब बात करोगे तो सीधी सी बात है, कोई रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल से जा रही है वो सेम पाथ से जाएगी, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर कितना होता है हमारा? बराबर होता है। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं, इस वाले केस में मुझे बता दो भाई कि एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा। यहां पर बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, जरा उसको सुनना। गलती ये करते हैं, उन्होंने देखा कि सी से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो बच्चे क्या करेंगे? इसमें एंगल आई लिख देते हैं 90 डिग्री, और एंगल आई 90 है तो एंगल आर भी 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं जो गलतियां होती हैं। एंगल आई भी 90, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90। और ये दोनों आंसर बिल्कुल गलत होते हैं। रीजन क्या है इसका गलत होने का? रीजन ये है कि आपको जो एंगल निकालना होता है वो नॉर्मल से निकालना होता है। तो अगर एक बार बताओ, कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल से ही आ रही है तो उस कंडीशन में क्या है? नॉर्मल से कुछ एंगल बन रहा है क्या? कोई एंगल नहीं बनेगा। 0 डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री। तो ध्यान रखना यहां पर एंगल आई कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि वो उसी पास से लौट रहा है। ठीक है, एंगल कहां से लेते हैं? नॉर्मल से, और वो नॉर्मल से ही आ रही है तो एंगल बना ही कहां पर? 0 डिग्री एंगल। ठीक है, चल भाई दूसरा देखो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या कर रहे हैं? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, बता चुका हूं पहले भी, फिर एक बार ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ये पोल हो गया, यहां कहीं मान लिया फोकस है, यहां कहीं मान लिया सेंटर है। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी। अब फिर वो कहां से आई है? फोकस से। ये ड्रॉ कर दिया हमने यहां पर सेंटर के लिए। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल आई। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? एंगल आर। जो भी इसकी वैल्यू हो वो उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन। अब कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है कॉनकेव मिरर में। ये देखो, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, यहां पर ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका पोल, यहां मान लिया सेंटर है। तो रे ऑफ लाइट फोकस से आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बस यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी तीनों ही पार्ट्स की। ध्यान रखने वाली बात यह थी, जिसे ध्यान रख लेना, 0 क्यों है, 90 क्यों नहीं है।
चल भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब यहां पर बच्चों के आंसर कई बार मैंने देखे, वो लिख देते हैं वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर केवल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, मेंटेन करने का काम उसका नहीं है। तो भाई मेंटेन करने का काम किसका है? तो मेंटेन करने के लिए आपका कोई भी सर्किट है, वहां पर आप सेल या बैटरी को लगाते हैं ताकि उस सर्किट को क्या मिल सके? डिफरेंट पोटेंशियल मिल सके उसके टर्मिनल्स को। एक होगा आपके हायर पोटेंशियल पे, तो दूसरा होगा आपका लोअर पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो यहां पर जो आंसर होगा, कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? तो डिवाइस का नाम हो गया आपका सेल और बैटरी। ठीक है। अब आगे पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस डिवाइस डज सो। कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से डिवाइस ऐसा कुछ कर सकती है? तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है इन द सेल, द केमिकल एनर्जी इन द सेल provides the potential difference the potential difference across its two ends। जो सेल और बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं या दो एंड्स हैं, उनको क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। और जो सर्किट है आपका, याद रखना यहां पर अभी सर्किट ऑन है ऑफ है उससे कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके दो टर्मिनल्स जो भी हैं उन पर डेवलप हो चुका है, क्योंकि केमिकल एनर्जी जो है या केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से। अब आपने उसको किसी भी सर्किट से अगर जोड़ दिया, तो जैसे ही आप उसको जोड़ दोगे, सर्किट को चालू कर दोगे, स्विच को ऑन कर दोगे, करंट उसमें ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर है 10। अ स्टूडेंट प्लॉट्स वीआई ग्राफ फॉर 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या दिया गया है? देखो वीआई ग्राफ है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर करंट है। यहां पर ये आपका R3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। पूछा क्या है इसमें? इस स्टेट कौन सी स्टेटमेंट है वो सही बैठ रही है। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर्मूला हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा? पहले वायर का, दूसरे का, तीसरे का। तो यहां पर एक बात बताओ ना जरा, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर R की वैल्यू क्या है? देखना जरा, R की वैल्यू ये वाली है, ये V देखो जरा, V हमारा कहां लाई कर रहा है? कलर चेंज करें इसका, देखो जरा, इसका V यहां लाई कर रहा है, इसके लिए V यहां लाई कर रहा है, और इसके लिए V यहां लाई कर रहा है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर ये R3 के लिए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कम है। R1 के लिए बात करूं तो उससे ज्यादा है, और R2 के लिए बात करूं तो इसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। वैसे ही सेम अगर करंट के लिए बात करूं तो करंट यहां पर देखो, इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको करंट कम मिल रहा है, और इसको करंट सबसे कम मिल रहा है। तो सीधी सी बात यहां से निकल के आएगी कि जिसके पास करंट ज्यादा, ठीक है, आई अगर इंक्रीज होगा, आई इंक्रीजेस देन आर डिक्रीजेस। इसको ध्यान रख लेना। अगर आई बढ़ रहा है तो आर क्या होगा? डिक्रीज होगा, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर तो रहना ही रहना है ना। आई आर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए? V मिलना चाहिए, इसे तो मेंटेन रहना ही पड़ेगा। तो अगर I बड़ा है तो R घटेगा, अगर R बड़ा है तो I घटेगा। अब यहां पर मैं बात कर लूं आपसे, तो सीधी सी बात देखना, करंट के हिसाब से देख लो, इसके पास करंट सबसे ज्यादा, इसके पास करंट उससे कम, इसके पास करंट उससे भी कम। ठीक है। तो यहां से क्या बनाओगे आप? यहां से कंडीशन बना दोगे कि जो आपका R3 है, R3 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस और आपका जो R2 रेजिस्टेंस है,
तो यहां पर इसके पास करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम। यहां पर इसके पास करंट इससे कम है तो इसका रेजिस्टेंस इससे भी कम। तो सबसे लो रेजिस्टेंस बोल सकते हो, सबसे हाई रेजिस्टेंस वो किसका होगा, R2 का। तो ये आपका बन गया R3 के पास रेजिस्टेंस सबसे कम है, उससे ज्यादा R1 के पास है, उससे ज्यादा आपका R2 के पास है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 11। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। अब इस क्वेश्चन को देख करके पहले तो ये पूछा ही क्या लिया, जबकि पूछा ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पर बस आपसे क्या बोल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो प्रूफ है वो करके दिखा देना है इसमें। ठीक है, तो रे डायग्राम, सॉरी इसका सर्किट डायग्राम बनाना, रे डायग्राम नहीं। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, मैंने मान लिया यहां पर ये हमने ले लिया कोई सेल है, ये हमने ले लिया कोई की लगी हुई है, यहां पर हमारे पास ये सर्किट में रेजिस्टर्स हैं और दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल में हैं। ये करंट इसमें ट्रेवल करेगा जब हम इस की को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके टर्मिनल पर लगा होगा, ये हमारा आ गया V। अब यहां पर मैंने मान लिया कि ये मेरा रेजिस्टेंस R1 है, ये मेरा रेजिस्टेंस R2 है। बोल क्या रहा है इसमें, रेसिप्रोकल जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, वो सम के बराबर होगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके। तो यहां से अब जरा देखना, करंट मैंने मान लिया जा रहा था I, यहां भी कितना जा रहा है I, लेकिन यहां पर उसे दो रास्ते मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमने मान लिया जो R1 के लिए गया वो था I1 और जो R2 के लिए गया वो था हमारा R2। अब यहां से V इज इक्वल टू, अगर हमारा फॉर्मूला IR होता है, स्प्लिट जो भी हो रहा है उसको ले लो, यानी कि I स्प्लिट हुआ है तो क्या आ जाएगा आपका V अपॉन R के बराबर। तो अगर मैं यहां से I1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका V अपॉन, कहां गया था I1 हमारा R1 में। ऐसे ही बात कर लें आपके लिए I2 की, तो वो क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R2 के बराबर। तो यहां से हमें इतना पता है कि I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा टोटल करंट, जो कि हमारा I1 प्लस I2 के बराबर है। तो I इज इक्वल टू हमारे पास VR था, I1 इज इक्वल टू हमारे पास V अपॉन R1 है, I2 इज इक्वल टू हमारे पास V अपॉन R2 है। यहां से V अपॉन R को लिया और यहां से V को निकाल दिया कॉमन, तो यहां आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कट गया यहां से, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही हमसे इसके ए पार्ट में पूछा गया था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर जॉइंड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। दो रेजिस्टर्स हैं 12-12 ओम के लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एलसीएम क्या आ गया 12, यहां आ गया 1 प्लस 1, तो आर इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आ गया 2 से काटा 6 बार, यानी कि 6 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बैटरी लगी हुई है हमारी, कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। तो भाई कर दो फटाफट से, V इज इक्वल टू आई आर, वी दे रखा है 6, आई पूछा है, आर भी हमारा कितना आया है 6, तो I इज इक्वल टू 6 से 6 गया, यानी कि 1 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस उसको पढ़ने का तरीका एक ऐसा हो जाता है जहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। लेंथ बराबर है, रेजिस्टेंस भी बराबर है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी, विच वायर इज थिकर एंड वाई। मतलब यहां पर आपसे बोला है कि लेंथ बराबर, रेजिस्टेंस भी बराबर, लेकिन रेजिस्टिविटी जो ए की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। कौन सा वायर थिकर होगा, यानी किसका डायमीटर ज्यादा होगा, आपसे इतना पूछा है। तो देखो जरा, आर इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है हमारा रो एल अपॉन ए। हमने बात कर ली पहले वाले वायर के लिए, उसे मान लिया हमने आर ए इज इक्वल टू रो ए एल ए अपॉन ए ए। दूसरे के लिए बात की हमने, मान लिया आर बी इज इक्वल टू रो बी एल बी अपॉन ए बी। अब क्योंकि दोनों के दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके वो क्या है,
बराबर है। तो दोनों के दोनों अगर रेजिस्टेंस बराबर हैं, हियर गिवन है हमें ये आर ए इज इक्वल टू आर बी, ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। तो क्या बनेगा देखो जरा, दोनों के दोनों बराबर हो गए, यानी कि रो ए इंटू एल ए अपॉन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू रो बी एल बी अपॉन ए बी। अब यहां से हमें यह भी पता है कि दोनों की लेंथ जो है वो भी क्या है, बराबर है, यानी एल ए और एल बी भी तो हमें बराबर दे रखे हैं, तो इससे ये टर्म भी कट गया। तो अब क्या बना आपके पास, रो ए अपॉन एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू रो बी अपॉन एरिया ऑफ बी। अब यहां से रेशियो निकालो, तो रो ए अपॉन क्या आ जाएगा आपका, रो बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी। ये करस्पॉन्डिंग रेशियो निकल के आया इसका। अब हमें इतना भी पता है कि जो रो ए है वो ग्रेटर है रो बी से। बोला गया ना क्वेश्चन में कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, जो रेजिस्टिविटी ए की है वो बी से क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये वाला टर्म इससे ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं सो एरिया ऑफ ए ग्रेटर हो जाएगा एरिया ऑफ बी से। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि वायर ए जो हमारा है, वायर ए इज थिकर देन वायर बी। जो वायर ए है वो हमारा क्या है, थिकर है वायर बी से। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। फॉर्मूला याद रखना बस, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। चल भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रेस द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। जब ब्राइट लाइट को आपकी आंखों पर फोकस किया जाता है तो क्या क्या इंसिडेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो लाइट है एंटर करेगी, लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, ठीक है, कहां करेगी, कॉर्निया से एंटर करेगी। कॉर्निया से एंटर करने के बाद में देन थ्रू प्यूपिल, हमारी आंखों में अंदर एंटर करेगी, किसके थ्रू, प्यूपिल से अंदर एंटर कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, देन क्रिस्टलाइन लेंस फोकस इट ऑन द रेटिना, कहां फोकस कर देगा उसको, रेटिना पे फोकस कर देगा। उसके बाद क्या होगा, द लाइट सेंसिटिव सेल, the light sensitive cells that is rods and cones sense the object by sending electrical signals to the brain। ठीक है, यानी कि जो चीजें आपके रेटिना पर फॉर्म हुई किसकी वजह से, रॉड्स और कोन्स ने उनको सेंस किया और उसको आपको क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने ये पता किया या उसने ये बताया कि सामने आपके ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज है, जो भी है। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है जो हमारी जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, कुछ इस फॉर्मेट में सारा सीक्वेंस हमारा बना रहता है। ठीक है, चल भैया अगला क्वेश्चन देखो। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई रिपीट ही हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला देख लो, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक पर्सन है जिसको दोनों ही आई डिफेक्ट है, यानी कि मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो भाई जिसको मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए, उसको डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड एजिंग की वजह होता है बेसिकली ये।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको जरूरी है कि इसको प्रेस बायोपिया ही हो, क्योंकि प्रेस बायोपिया सिलियरी मसल वीकनेस की वजह से होता है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है तो प्रेस बायोपिया की कंडीशन बन रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट? तो यहां पर जो फर्स्ट वाले का आंसर है, लेंस जो आपका यूज होगा वो बाईफोकल होगा। कौन सा होगा? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है? अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट वो कॉनकेव होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अपर पार्ट किसके लिए होता है? अपर पार्ट दूर की चीजों को देखने के लिए, और लोअर पार्ट यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगा होता है। इससे क्या बनता है आपका? बायफोकल लेंस। आगे क्या बोल रहा है? हाउ आर दीज लेंस प्रिपेयर्ड? तो भाई ये रहा, अपर पार्ट कॉनकेव लगाकर, नीचे का पार्ट कॉन्वेक्स लगाकर, और ये बना दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर, सेकंड का आंसर ये वाला हो गया। आगे बोल रहा है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 diopter for correcting his near vision and -3 diopter for correcting his distant vision. Calculate the focal length of the lenses required to correct these defects. यानी कि उसकी जो नियर विजन है उसको ठीक करने के लिए +3 चाहिए, दूर की विजन को ठीक करने के लिए -3D का पावर चाहिए लेंस का। तो हमें फोकल लेंथ बतानी है, तो पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है कि 1/f होता है। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/P, यानी 1 क्या आ जाएगा आपका? 3। तो 1/3 है तो सीधा सा क्या आएगा? 0.33 मीटर या फिर 33 सेंटीमीटर। 33 भी नहीं आएगा, पूरा लिखेंगे तो 33.33 सेंटीमीटर। एक है आपका प्लस में, तो दूसरा किस में? आपका माइनस में। आंसर तो सेम ही आना है, तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है? -33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस का और माइनस का बता दोगे कौन सा लेंस है? अगर प्लस की बात करेंगे तो आपका कॉन्वेक्स है, माइनस की बात करेंगे तो फिर कॉनकेव लेंस है। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, मार्क ऑन इट द एंगल ऑफ, द इंसिडेंट रे, द इमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर आपको पहले तो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखानी है ग्लास प्रिज्म की हेल्प से। ये हमने इसका 2D फेस बना दिया, जो हमारा ट्रायंगुलर फेस हमें दिखाई देता है वो हमने बना दिया। अब यहां पर देखते रहना अच्छे तरीके से, ये वाला जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोट करते हैं ए से। यहां पर हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया ऑब्लिकली, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट व्हाइट लाइट है। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल जो बनता है वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाकर, जो नॉर्मल से एंगल बनेगा इंसिडेंट के बीच में उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई। अब इसमें रे ऑफ लाइट क्या होगी? थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, और जब इससे बाहर निकलेगी तो वापस से क्या होगी? बेंड हो जाएगी। किधर होती है? हमेशा लोअर फेस की तरफ, लोअर से मतलब थिकर साइड की तरफ। अब यहां पर एक नॉर्मल हमने यहां से भी ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा कौन सा होगा? आप बोलोगे एंगल आर, ये एंगल आर नहीं है, ये कौन सा होगा आपका? एंगल ई होगा। ये वाला जो आपका एंगल होगा ये होगा एंगल आर, ये वाला जो एंगल होगा ये भी एंगल होगा आपका आर। एंगल ई क्यों है वो? क्योंकि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी एयर से वापस जब एयर में आएगी तो एंगल कौन सा बनेगा आपका? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने एंगल आई मार्क कर दिया, एंगल ई भी मार्क कर दिया। अब साथ में आपको मार्क करना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे हैं? मान लीजिए ये प्रिज्म था ही नहीं, तो अगर ये प्रिज्म था ही नहीं तो इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, और जो इमर्जेंट रे आ रही है उसको ऐसे आना चाहिए था। तो जो एक्चुअल पाथ है इमर्जेंट रे का और इंसिडेंट रे का, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं डी और डेल्टा, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। समझ में आ गई होगी सारे के सारे पार्ट इसके। ठीक है, सारे देख लिए, कौन सा एंगल ई, कौन सा एंगल आर, कौन सा एंगल ए, कौन सा और एंगल ई कौन सा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ विल यू यूज
two identical glass prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light. Draw and label the ray diagram. तो यहां पर किस तरीके से हम दो प्रिज्म का यूज कर सकते हैं ताकि आपको एक व्हाइट बीम लाइट जो मिली है उससे वो 7 कलर में ब्रेक हो गई, वापस से आपको वो व्हाइट कलर में ही मिल जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, दो आपने प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म ले लिया सीधा और एक प्रिज्म इसी के सटा के रख दिया आपने उल्टा। तो यहां पर जब आपने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, जो आपकी एक व्हाइट लाइट है, ये क्या होगी, यहां से ये अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। जब ये बाहर निकलेगी तो 7 कलर्स में निकलेगी। अब जो सेकंड प्रिज्म है जो इन्वर्टेड है वो क्या करेगा, इन्हीं व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कराना स्टार्ट करा देगा और जो यहां से मिलेगी आपको वो भी क्या मिलेगी, एक व्हाइट लाइट मिलेगी। ठीक है, ये भी आपकी व्हाइट लाइट थी और ये भी जो बाहर मिली आपकी क्या है, व्हाइट लाइट है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब एक प्रिज्म के बगल में दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म जो इन्वर्टेड फॉर्म में लगा दिया जाता है तो वो एक आपका ग्लास स्लैब की फॉर्म बना देता है। ग्लास स्लैब की फॉर्म बनाने से क्या होता है, जो उसकी अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट साइड होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। प्रिज्म की कैसी होती है, आपकी पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्टिंग होती है। वो एक व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट का मतलब जो जिनसे वो व्हाइट लाइट बनी है उसमें तोड़ देता है। यहां पर वो क्या मिलेगा आपको, व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट ही मिल जाती है। तो ये रही व्हाइट लाइट, यहां पर ये रही व्हाइट लाइट। कंडीशन क्या है कि एक प्रिज्म के जस्ट बगल में आपको एक इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड एंड आइडेंटिकल प्रिज्म उसके साथ में प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये बात है यहां पर। और यहां पर पैटर्न भी याद रख लेना कि जो 7 कलर का हमें स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलता है उसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, और जो पैटर्न मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, विबग्योर में होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर होता है, सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे लीस्ट बेंडिंग किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड होती है, ध्यान रखना, वेवलेंथ पे। किस पे होती है, वेवलेंथ पे। और वेवलेंथ के जो होती है ये चीजें, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के इनवर्स होती है बेंडिंग। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा तो बेंडिंग कम। तो यहां समझ जाओगे कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और सबसे कम। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। A compass needle is placed near a current carrying straight conductor. State your observation for the following cases and give reason for same in each case. एक कंपास निडल को हमने कहां रख दिया है, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के पास में रख दिया है। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमें इतना मालूम है कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, उसकी सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और उसके इन्फ्लुएंस में हम एक मैग्नेटिक कंपास को या कंपास निडल को लेके आ रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गई है, अब पहले थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, अब वो आ गई है उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो यहां पर क्या कंडीशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन जो था, डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी जो कैपेसिटी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंपास की निडल में भी जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंपास निडल को हम डिस्प्लेस करा दें, कंडक्टर से दूर रख दें, तब क्या होगा, द कंपास निडल, द कंपास निडल align itself in Earth's north and
साउथ पोल। ठीक है, क्या होगा, जो अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है उस तरफ वो अपने आप अलाइन हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो आ जाएगी जब हमने उसको कंपास की सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे हमने दूर कर दिया, यानी कि वो वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा था जब हमने उससे दूर कर दिया तब की कंडीशन। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अभी ये। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है, देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। मतलब जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है उसके क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस होता है। तो अगर इसकी बात करें फर्स्ट वाले पॉइंट की, तो भाई करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो होता है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। किसकी तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो अगर बार मैग्नेट की तरह ये एक्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि दो पोल है और एक पोल की खासियत होती है कि वो कन्वर्जेंस दिखाता है और एक पोल की खासियत होती है कि वो डाइवर्जेंस दिखाता है। डाइवर्जेंस का मतलब वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ये मान लिया मैंने बार मैग्नेट है मेरे पास और यहां मैंने मान लिया सोलेनॉइड है मेरे पास। ये हमने यहां पर एक सेल को लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर जो नॉर्थ पोल है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, डाइवर्जेंस शो होगा। लेकिन साउथ पोल पे आगे क्या हो रही होंगी, ये कन्वर्ज हो रही होंगी, यानी कि पास पास आ रही हैं, अंदर एंटर कर रही हैं। तो अगर आपसे बोले कि भाई कन्वर्जेंस की और डाइवर्जेंस की, तो जो कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस एट साउथ पोल एंड डाइवर्जेंस एट नॉर्थ पोल। ठीक है, कन्वर्जेंस कहां पर है, साउथ पर, डाइवर्जेंस कहां पर आपका, नॉर्थ पर। सेम कंडीशन यहां भी है। करंट अगर यहां से ट्रेवल कर रहा है तो आपको याद होना चाहिए क्लॉक फेस रूल। और क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि जिस में आपकी करंट की डायरेक्शन, जिस कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन अगर आपकी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में आपका क्या बनता है, पोल, और एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल। यानी कि जो कॉइल का टर्न आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वहां बनेगा साउथ और उसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ। तो यहां भी क्या होगा, फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। और इनसाइड कैसी होती है आपकी, ये इनसाइड पैरेलल होती है। ठीक है, अगले देखो सेकंड पार्ट है, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये आपकी अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, जब इसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली तब क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ये सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और बार मैग्नेट की ये खासियत है कि जब बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो रेस्ट कंडीशन में आती है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही। तो वैसे ही ये भी खुद को शो करता है, क्योंकि ये भी एज अ दिखा देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है, इट इज डेंजरस टू टच द लाइव वायर ऑफ द मेन सप्लाई रेदर देन न्यूट्रल वायर। क्यों लाइव वायर को टच करना खतरनाक है जबकि न्यूट्रल को नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो सप्लाई मान लेते हैं 220 वोल्ट की आती है। तो जो आपका लाइव वायर है, लाइव वायर इज एट पोटेंशियल ऑफ 240 वोल्ट, सॉरी 220 था हमारा, हमने 220 लिखा था, 220 वोल्ट। तो अब अगर आपका लाइव वायर 220 वोल्ट पे है तो आपकी बॉडी क्या होगी, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी इज एट लोअर पोटेंशियल। किस पे हो जाएगी, लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगी। तो करंट जो फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहां से कहां करता है, इलेक्ट्रिक करंट flows from higher potential to
लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मरता है, उसकी तरफ चलता है। तो किसका मतलब क्या है कि वो ह्यूमन बॉडी से ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, द करेंट ट्रेवल थ्रू ह्यूमन बॉडी, सो ही गेट्स शॉक। क्या लगेगा उसको? उसकी वजह से झटका लग जाएगा, क्योंकि वो करंट उसकी बॉडी से ट्रेवल कर जाएगा। क्योंकि लाइव वायर आपका क्या होता है? हाई पोटेंशियल पे। और न्यूट्रल वायर की बात करें, किसकी बात करें? न्यूट्रल वायर की। जो आप न्यूट्रल वायर होता है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो अगर वो जीरो पोटेंशियल पे है तो उसको आपने पकड़ लिया तो उससे कोई इश्यू नहीं बनता। लेकिन लाइव वायर को नहीं पकड़ना चाहिए, वो काफी हार्मफुल है, डेंजरस है। दूसरा पार्ट देखिए, इन हाउसहोल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड। क्यों यूज किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पहला इसका रीजन है, बी वाले का पहला, ऑल द अप्लायंसेस, ऑल द अप्लायंसेस गेट्स प्रॉपर वोल्टेज, प्रॉपर वोल्टेज। सबको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता नहीं है। बढ़ता किसमें है? सीरीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो मेंटेन रहता है, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ वन अप्लायंस गेट फ्यूज्ड, अगर एक अप्लायंस फ्यूज हो गया, देन देयर इज नो इफेक्ट, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन अदर अप्लायंसेस। उसका किसी दूसरे अप्लायंस में फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सबके डिफरेंट स्विच होते हैं, ऑल द अप्लायंसेस हैव डिफरेंट स्विचेस। तो हमें जिसकी भी रीड है, हमें पंखे की नीड है हम पंखा चला लेंगे, हमें बल्ब की नीड है हम बल्ब जला लेंगे, हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत है हम उसको ऑन कर देंगे, हमें टीवी की जरूरत है हम टीवी को ऑन कर लेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं है हम उसे ऑन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो ओवर यूज है उसे रोक लेंगे। तो ये भी इसका क्या है? एडवांटेज ही है। यूजिंग फ्यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आज के टाइम पे फ्यूज तो हम यूज नहीं करते हैं, है ना, लेकिन पहले तो यूज करते थे। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका यूज करना? तो भाई इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज होता है क्या करता है? हमारे घर के अप्लायंसेस को बचाता है ओवर करंट से या ओवर पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज is a safety device which works on heating effect of current, heating effect of electric current। ठीक है, किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम करता है। तो इसमें होगा क्या? ज्यादा पोटेंशियल आ जाए, ज्यादा करंट आ जाए, तो उसमें क्या होगा? जो हमारे घर का जो सर्किट है उसे ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, व्हेन व्हेन हायर वोल्टेज या हायर करंट, हायर करंट is supplied house, then it melts and break the circuit, and break the circuit to prevent the damage of इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, ये हमारे अप्लायंसेस को बचा लेता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे काम कर रहे हैं उनको बचा लेता है। तो इसलिए ये जरूरी भी है। और ये भी याद रख लेना कि जो फ्यूज वायर है ये कनेक्ट किसके साथ होता है? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर।
सीरीज में लगाया जाता है किसके, लाइव वायर के, ताकि ज्यादा करंट अगर सप्लाई हो रही है तो ये खुद को मेल्ट कर लेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द जो आपका पूरा जो सर्किट है उससे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे घर के जो भी अप्लायंस हैं उन्हें ये बचा लेगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास के टोटल 20 क्वेश्चन। एक गलती से हमारा रिपीट भी हो गया उसमें, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो एक बार बता जरूर देना वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर छोड़ देना। मैं उस क्वेश्चन पे जो भी आपका डाउट है उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।